हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक था दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसका इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड या उसी को कैलकुलस मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को है ना उसके नॉर्मल मेथड से हमने क्या किया, उसको डिराइव किया था। ठीक है, नॉर्मल मेथड हो सकता है आपको स्कूल में ना पूछा जाए। ठीक है, अभी स्कूल खुलने वाला है तो आपको तैयारी चल रही होगी, बिल्कुल उसी तरह से आपका जो सिलेबस है उसके लिए भी आपके टीचर जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको जो है स्ट्रेटेजी पहले से बनाना है कि मुझे किस किस तरह से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है इंटीग्रेशन मेथड है ना फॉर डिराइविंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसको शुरू करने से पहले बच्चों हम जो है इंटीग्रेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसमें चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बारी बारी से उसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे अबाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जिस तरह से डिफरेंशिएशन होता है उसका इनवर्स या उल्टा जो है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम चीजों को करते कैसे। ठीक है, मतलब एक तरह से आप सोच सकते हो कि हम कहां कहां पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हमको कोई ऐसा सरफेस दिया हो जिसका एक पर्टिकुलर स्लॉट का हमको लेंथ पता हो, ठीक है, और हमको टोटल लेंथ निकालना रहे, है ना, इर्रेगुलर शेप अगर कुछ दिया हुआ है तो उस तरह की चीजों के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में उसका जो पावर है वो कम होते जाता है, इंटीग्रेशन में उसका जो पावर है वो बढ़ते जाता है। तो इसके लिए कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जिसको पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जिसमें पहला है आपका, ये इस तरह से बना रहेगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, इसमें अगर लिखा हुआ है ये dx, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर कितना होगा, 1। ठीक है, तो अगर हम किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x या कोई भी वेरिएबल, है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 dt भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 du भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से। तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे वही वेरिएबल बाहर निकल आता है। जब हम 1 की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये x, यहां पर भी आ जाएगा कितना, d, और इसमें आ जाएगा u। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो ये पीछे में जो dx dt du लिखा हुआ है उसको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये आ गया इस तरह से आपका फर्स्ट उसका फॉर्मूले का आंसर। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या बोलता है, उसमें बोलता है कि x और ये dx। अभी हमने 1 का इंटीग्रेशन किया था तो x आया, अब हम क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो x के लिए हमको फॉर्मूला लगाना है बच्चों, x n प्लस 1, यहां पर पावर में n ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाय n प्लस। ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन का, जिसको आपको आना ही चाहिए, सॉल्व करने आना ही चाहिए। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई टर्म लिखा हुआ है 2, इसको ऐसे लिखते हैं x टू द पावर 3 लिखा हुआ है, और ये हमको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो फॉर्मूला से n के जगह कितना है यहाँ पर 3, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या निकलेगा बच्चों, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पावर में भी इंक्रीज होता है बट डिवाइड के कारण से उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब हमने बोला कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको रिवर्स में भी प्रूव करके देखते हैं कि हाँ भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं।
ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4। ठीक है, ये हमको करना है। अब यहां पर देखिए जो 1/4 है यहां पर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और हमको पता है कि जब हम x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर 4 में जो था वो सामने आएगा और x लिखेंगे और इसमें क्या हो जाता है 4 - 1, है ना। हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट इसी तरह से सॉल्व होता है। तो यहां से ये कटेगा तो क्या मिलेगा, x टू द पावर 3। अरे वाह, देखिए हमने x टू द पावर 3 को क्या किया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो हमको मिला x टू द पावर 4/4। बिल्कुल उसी तरह से x टू द पावर 4/4 को जब हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला x³। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला। चलिए अब तीसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये बोलता है कि इंटीग्रेशन है किसका, 1/x का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, log x। ठीक है, वैसे ही तो और देखे थे इंटीग्रेशन ऑफ हम करेंगे पहले sin x dx, तो ये हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, वैसे ही cos x का करेंगे cos x dx इज इक्वल टू माइनस sin x plus। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला बताया था वो अगर याद होगा तो बिल्कुल ये जो है वो इस तरह से इसको देखोगे तो sin x का आया था cos x, यहाँ पे क्या हो गया sin x का माइनस cos x हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका 5 फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, इसी को एक तरह से और रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है वो क्या है, यहाँ पर किसी प्रकार का लिमिट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्या नहीं लगा हुआ है, लिमिट नहीं लगा हुआ है। इसी कारण से इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, बट इसी तरह से कुछ चीजें हमको और मिलेंगी जिसमें मान लेते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, हमको करना है t² में करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, यस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है 3 और ये 5। ठीक है, यहां पर देखिए वो लिमिट नहीं लगा हुआ, तो इसको बोला जाता है लिमिट। जो ऊपर में लिखा हुआ है बच्चों उसको अपर लिमिट, नीचे में लिखा हुआ है उसको लोअर लिमिट। ठीक है, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो पावर में n, तो t की जगह n, मतलब t x की जगह t लिखा हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा t³ क्योंकि 2 + 1 ये हो जाएगा अपॉन 3। अब बच गया नीचे में, तो ये लिमिट जो है ना साइन हट जाएगा किसका, इंटीग्रेशन का, और हम लगाएंगे यहां पर क्या, लिमिट। लोअर लिमिट नीचे लिखाएगा, अपर लिमिट ऊपर लिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। पूरा इंटीग्रेशन में ये लिमिट वाला ही यूज होने वाला है हमारा 11 12 दोनों के सिलेबस में। ठीक है ना, बहुत कम जगह पे ये मिलता है, ये वाला ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, अब लिमिट पुट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने यहां पर t² का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो ये जो 3 और 5 दिया है ना, ये इसी t का क्या रहता है, वैल्यू रहता है। जो यहां पर दिया रहेगा वो इसी वेरिएबल्स का क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा, जिसको पुट करना होता है। तो यहां पर हम पहले 5 को पुट करेंगे, तो 5³/3 ये हो गया क्या, अपर लिमिट पुट हो गया। माइनस लगाएंगे बच्चों, फिर लोअर लिमिट को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा कितना 27, माइनस कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है उसको बोला जाता है फाइनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि वो लिमिटेड होता है, 3 से 5 के बीच में ही हमको निकालना है। ठीक है, इसको बोला जाता है फाइनाइट इंटीग्रेशन, और अगर उसमें लिमिट नहीं लगा हुआ है तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक फंडा याद है इसका और इसका,
तो आपको इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो आता है। और अभी 11th-12th में अगर आपको इतना भी आ रहा है काफी है। कुछ कुछ जगह पे स्पेसिफाइड है कि हाँ भाई यहाँ पर हमको स्पेशल चीजें यूज करनी पड़ती है, ठीक है। आप 12th से आगे जाएंगे किसी चीज के लिए कंप्यूटर, तो आपको आगे लेवल की चीजें पढ़ाई जाएंगी। बट अगर आपको अभी हो सकता है कोई बायो वाले रहते हैं जिनको मैथ्स थोड़ा डर लगता है, और जनरली मैथ्स वालों को भी ये टॉपिक जो है वो 12th में पढ़ाया जाता है, 11th में नहीं, ठीक है। तो आपको समझना है कि 11th में अगर आप इतना भी जानते हैं जितना मैं डिफरेंशिएशन बताया था वो पोर्शन, और जितना इंटीग्रेशन बताया हूं वो पोर्शन, तो आपको जो है मतलब ये है कि 11th-12th का सिलेबस आप आसानी से कवर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूलास, ठीक है। ये जो है आपको सीखना रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसको अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके उसको वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको मैंने बताया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रल मेथड हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या करेंगे, प्रूव करके देखते हैं बच्चों, डिराइव करके, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, काम करें। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे अबाउट डेरिवेशन या फिर डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रल मेथड, ठीक है। तो हमको पता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। इसको हमने नॉर्मल मेथड से कल प्रूव करके देखा था, अभी इंटीग्रेशन के थ्रू इसको प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब है कि हम मान लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है, और एंड its velocity is v, ठीक है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में है ना, हम लोग स्ट्रेट मोशन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी v से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। देन a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, है ना, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dv बाय dt, यही पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाय dt, ठीक है। तो यहां से अगर मैं dv का वैल्यू निकालूं बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, a dt मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हमको पता है एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू क्या था, 0। उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी कितना होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, और एट t इक्वल्स टू टाइम t में, मतलब उस समय के बाद जो है आपका v जो है वो क्या हो जाएगा, v में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये टाइम 0 था तब इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के u से फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें लिमिट, तो लिखेंगे बाय integrating equation 1 with respect to, ठीक है। चलो इसको लिए जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन इक्वेशन 1, ठीक है, विथ लिमिट्स, विथ कोरस्पॉन्डिंग लिमिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, यहाँ पर v है तो यहाँ पर आ जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल, और इसको लिखेंगे dv, ठीक। यहाँ पर a dt है तो ये लिमिट किसके लगेगा, टाइम के लिए, तो पहले कितना था 0, फिर कितना हो गया t, और यहाँ पर हो जाएगा ये a dt, ठीक है। हमने इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दिया विथ लिमिट्स, इसका वेलोसिटी के फॉर्म में है तो इसका लिमिट लगा u और v का, इसमें टाइम के फॉर्म में है तो 0 से लेकर टाइम तक का, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, यहाँ पर है a, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, तो 1 के लिए जब हम इंटीग्रेट करते हैं, है ना, तो कितना आता है, जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v, ये लोअर लिमिट
और ये अपर लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर बोल दिया है a जो है वो कांस्टेंट है, a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो a को बाहर निकाल देंगे। तो अगर a बाहर निकल गया तो यहां पर बचेगा 1, तो 1 का फिर से क्या हो जाएगा t, और इसमें भी लिमिट लगाएंगे, इसमें t और ये g, ठीक है, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये v माइनस u होगा, यहां पर इसमें करेंगे तो ये a और t माइनस 0, तो इसको अगर हम देखें तो ये v माइनस u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, तो v को यहीं रहने देते हैं, u को इस पर ट्रांसफर कर देंगे तो u प्लस a, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड या इंटीग्रल मेथड क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको, काम है बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। चलिए बच्चों, अब दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, अब हम बात करेंगे अबाउट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो पोजीशन और टाइम रिलेशन बताता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम फिर से मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है, एंड वेलोसिटी कितना है उसका v, ठीक है। अब देखेंगे कैसे चीजों को बनाना है, ठीक है। अब हमको पता है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जो है ना, इसमें याद रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम मूव कराएंगे, है ना, कहां पे, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट मिले। तो एट टाइम t पोजीशन कितना होगा, पोजीशन इसको हम ले लेते हैं इनिशियल, दैट इज x0 x0, एट टाइम t में ले लेते हैं उसका पोजीशन कितना हो जाएगा x, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ठीक है, या x एक्सिस, ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इन वेलोसिटी v, ठीक है, एट टाइम t 0, मतलब व्हेन एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जब इनिशियल टाइम की बात करेंगे पोजीशन कहां पे होगा, x0 पे, और ये फाइनल टाइम पे उसका पोजीशन कहां पहुंच जाएगा, x पे, ठीक है। तब हमारा जो वेलोसिटी होगा, देन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना होता है, dx बाय dt होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम dx की वैल्यू निकाले बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमको पोजीशन के फॉर्म में लाना है, तो ये हो जाएगा v dt, ठीक है। अब दिमाग में आता है कभी कभी कि सर हम एक्सेलरेशन को ही क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, ले सकते हो, पर ध्यान रखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, पोजीशन और टाइम निकालना है। तो पोजीशन और टाइम इसके बीच में किसी कारण से निकलता है, मतलब पोजीशन और टाइम करने से कौन आता है, वेलोसिटी आता है, इसलिए हमने वेलोसिटी कंसीडर किया, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब सोचिए ये dx बराबर, यहां पर रख देता हूं मैं u प्लस at, और यहां पे आ जाएगा dt। अब ये कहां से आ गया, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता था, है ना, तो हमने उसको यहां पर नोट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट्स, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ लिमिट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे बच्चों और लिखेंगे x0 से x तक, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है, इक्वल लगाएंगे, फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, तो ये 0 से लेके t तक, और क्या निकलेगा, u प्लस at, और ये dt का हमको निकालना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको देखिए, ये dx हो गया, है ना, तो हमको पता है कि अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो 1 का करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट, इक्वल टू लगाएंगे। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं,
0 से t, पहले दिया हुआ है u, तो u के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा dt प्लस फिर से लगाएंगे 0 से t, फिर कितना है 80 है at और ये dt, 80 का dt। ठीक है, इसको करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। इसको देखिए u किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा हमको ut मिलेगा प्लस इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा at² बाय 2। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा सर हम लोग लिमिट पुट क्यों नहीं किए। ठीक है, आप देखिए ये t में है, ये 0 में है, अगर यहाँ पर t आ रहा है तो t की जगह t रखेंगे तो ये आएगा, माइनस में क्या होगा 0 रखे तो 0 वाला पोर्शन का है। वैसे ही यहाँ पर t² आ रहा है, t² बाय 2, तो t² की जगह t रखेंगे, मतलब t की जगह t रखेंगे तो t ही आएगा, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको हटा दिया मैंने डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया, देखिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, और इसको लिखेंगे ut प्लस इसको लिखेंगे 1/2 at²। ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों, इसको बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिक्कत कहां पे होता है हमको इंटीग्रेशन को समझने में। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप बनाएंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। चलिए बच्चों, अब हम प्रूफ करेंगे इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। ठीक है, तो हम फिर से वही कंसीडर करेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड इट्स वेलोसिटी इज v। ठीक है, मान लेंगे कि वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एट टाइम t इट्स पोजीशन भी x। ठीक है, कहां पर, टाइम t पर उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा कहां तक, x तक, बिल्कुल जिससे पहले लिखे थे। ठीक है, तो देन एक्सेलरेशन क्या होगा, ये निकलेगा dv बाय dt होता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे बच्चों, कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसको लिखेंगे dv बाय dx इनटू dx बाय dt। ठीक है, इसको देखिए आप, ये dx से dx काट देंगे तो dv बाय dt बचेगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a इज इक्वल टू, इसको करना है dv बाय dx, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे पास, dx बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v। ठीक है, तो इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a dx और ये क्या बचेगा, v dv। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे विथ लिमिट। अब सोच के देखिए, यहां पर x है, यहां पर v है, तो जब हम बात करेंगे एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो आपका इस ये इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम में वेलोसिटी कितना होता है u और पोजीशन कितना होता है x0। ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन, और एट t इक्वल्स टू t फाइनल वेलोसिटी होगा v और फाइनल पोजीशन कितना होता है x। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसी को हम करेंगे यूज एज अ लिमिट और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ये हो जाएगा a dx। ठीक है, और ये कितना कितना हो गया, a dx हो गया। ठीक है, a dx, तो इसमें कितना रखेंगे, dx है तो यहां पर हो जाएगा x0 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू v dv है, इंटीग्रेशन v dv का कहां से कहां तक होगा, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे उसको, तो यहां पर बचेगा 1 के लिए कितना आ जाएगा x और यहां पर आ जाएगा आपका x अपॉन x नॉट इक्वल्स टू
यहाँ पर v है बच्चों, तो v का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज रखने के लिए लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूले से बताया था यहाँ के v की पावर में कितना है 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो गया। इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा x - x0 इज इक्वल टू, यहाँ पर v का वैल्यू रखेंगे तो ये v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय, यही करते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहां से इसको क्या लिखते थे बच्चों, x - x, तो ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा a × s इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, इसको लेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a विद वेलोसिटी v एट टाइम t इट्स पोजीशन v x। ठीक है, तो इनिशियल टाइम पे देखेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम पे फाइनल वेलोसिटी फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो इस तरह से आज हमने इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक फंड है, उसको यूज करते हुए बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रल मेथड हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या किया बच्चों, डिराइव किया। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का ऐसा टूल है जो फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ता है। ठीक है, आप 11th का सिलेबस और 12th के सिलेबस में आपको फ्रीक्वेंटली ये चीजें जो है वो यूज होंगी। ठीक है, इसीलिए इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कीजिए, आपको जो बेसिक फॉर्मूला मैं बताया हूं वो, और आपकी बुक में जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस दिए हुए हैं वो, ठीक है, आप पूरे को ना याद करिए, जो बेसिक है उसको याद करके अगर आप सॉल्व करना सीखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, और उसके बेसिस पे आपका जो चीजें हैं, आगे की जो चीजें हैं जिसको मैथमेटिक्स में हम सॉल्व करना पड़ता है, इसमें जो है उतना ज्यादा आपको सॉल्व करने का नहीं है। बट जब हम डेरिवेशन करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी डिफरेंशिएशन जो है वो लगभग हर एक टॉपिक के बाद यूज होता ही है, तो आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये मेरे लिए यूजफुल है तो मुझे इसको सीखना है। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को नहीं सीख पा रहे हैं तो स्पेशली आए हो कैसे, उसके लिए आप कोई पर्टिकुलर चीज में फोकस कीजिए, उसको खोजिए कैसे बनाना है। इतना याद रखेंगे बच्चों, टाइम तो आपको देना पड़ेगा उसको। ठीक है, खासकर बायो वाले बच्चे जो है इसको समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि यार मैथमेटिक्स तो हमने छोड़ दिया है, ये हमको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। बट फिजिक्स के लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे केमिस्ट्री में भी यूज होता होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको सीखना है। ठीक है, तो आई होप आपको जो चीजें आज बताया हूँ वो समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू।